क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कहाँ एग्जिस्ट करती है जहाँ ना कोई देश हो, ना बॉर्डर्स हो और ना ही किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। सुनने में थोड़ा अजीब और एक्सट्रीम लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसने इस विज़न को पहली बार दुनिया के सामने इतने पावरफुल तरीके से रखा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को क्लियर कट दो हिस्सों में बांट दिया था, बुर्जुआजी यानी अमीर फैक्ट्री ओनर्स और प्रोलेटेरिएट यानी हमारी वर्किंग क्लास। मार्क्स ने समझाया था कि इन अमीर ओनर्स ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां सिर्फ पैसे का बोलबाला है और वर्कर्स लगातार गरीब होते जा रहे हैं। वर्कर्स गुस्से में तो हैं, पर अब आगे क्या? इन वर्कर्स को लीड कौन करेगा और उनका अल्टीमेट प्लान क्या होगा? यही सब मार्क्स इस दूसरे चैप्टर प्रोलेटेरियंस एंड कम्युनिस्ट में एक्सप्लेन करते हैं। मार्क्स शुरुआत में क्लियर करते हैं कि कम्युनिस्ट आखिर हैं कौन। वो समझाते हैं कि कम्युनिस्ट कोई अलग या स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो आम वर्कर्स के खिलाफ खड़ी हो। उनका कोई अपना अलग एजेंडा नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब एक आम वर्कर शायद सिर्फ अपनी फैक्ट्री या अपने देश के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, वहाँ कम्युनिस्ट पूरी दुनिया के वर्कर्स को एक साथ देखते हैं और उनके ग्लोबल इंटरेस्ट की बात करते हैं। जैसे अगर किसी एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रही हो तो एक आम वर्कर सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करेगा, पर एक कम्युनिस्ट समझता है कि पूरी दुनिया में सिस्टम ही खराब है और आखिरी गोल इस पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकना होना चाहिए। यहीं से मार्क्स का सबसे कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट शुरू होता है। वो सीधे शब्दों में कहते हैं कि कम्युनिस्ट थ्योरी को बस एक लाइन में समझाया जा सकता है, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए ख़त्म करना। अब ये सुनते ही लोग डर जाते हैं कि हमारा छोटा सा घर या हमारी मेहनत से जो कमाई हुई चीज़ें हैं वो छीन लेंगे। मार्क्स क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, वो आम इंसान की हार्ड अर्न्ड मनी नहीं छीन रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले ही बड़ी मॉडर्न कैपिटलिज्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मार्क्स उस बुर्जुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि मेगा फैक्ट्रीज और ज़मीन की मोनोपोली। और उनका आर्गुमेंट ये है कि एक मज़दूर की जो मेहनत होती है, वेज लेबर, उस मज़दूर के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट करती, बल्कि वो ओनर के लिए कैपिटल बनाती है। मज़दूर को तो बस इतना पैसा मिलता है, इतना मिनिमम पैसा मिलता है जिससे वो अगले दिन ज़िंदा रहकर वापस काम पर आ सके, जबकि असली पावर और कैपिटल अमीर ओनर के पास चला जाता है। और जब लोगों ने मार्क्स से ये सवाल पूछा तो उनका जवाब और भी शॉकिंग था। लोगों ने कंप्लेन की कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी और लालच ही नहीं होगा तो सब लोग आलसी हो जाएंगे और दुनिया में यूनिवर्सल लेजीनेस आ जाएगी। इस पर मार्क्स बड़ा सरकास्टिक जवाब देते हैं कि वो कहते हैं कि अगर ये बात सच होती तो आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी कब की बर्बाद हो चुकी होती, क्योंकि आज के सिस्टम में जो लोग फिजिकली सबसे ज़्यादा काम करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जो लोग सब कुछ एक्वायर करते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अमीर क्लास ने मार्क्स पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि वो परिवार और एजुकेशन सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं। मार्क्स का आर्गुमेंट था कि आज की डेट में बुर्जुआ फैमिली असल में प्यार पर नहीं बल्कि सिर्फ कैपिटल और प्राइवेट गेन पर टिकी हुई है। अमीर लोगों के लिए शादियां और रिश्ते बस प्रॉपर्टी बचाने का एक ज़रिया बन गए हैं, जहां औरतों को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि वारिस पैदा करने का ज़रिया समझा जाता है। मार्क्स चाहते थे कि बच्चों की एजुकेशन को रूलिंग क्लास के इस टॉक्सिक पैसे वाले इन्फ्लुएंस से आज़ाद किया जाए, ताकि बच्चे सिर्फ फैक्ट्री के सस्ते मजदूर बनकर ना रह जाएं। लेकिन यहाँ मार्क्स एक और इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो नेशनलिज्म पर अटैक करते हुए कहते हैं कि द वर्किंग मैन हैव नो कंट्री, यानी कि गरीब मजदूर का कोई देश नहीं होता। मार्क्स का मानना था कि देश की बॉर्डर्स अमीर लोगों ने अपने फ़ायदे और अपने मार्केट्स को बचाने के लिए बनाई। एक देश का मज़दूर उतना ही एक्सप्लॉइटेड और गरीब है जितना किसी दूसरे देश का मज़दूर। उन्हें आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। जब क्लासेस के बीच का एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म होगा तो अपने आप एक देश से दूसरे देश का एक्सप्लॉइटेशन भी ख़त्म हो जाएगा।
अब सवाल उठता है कि रिवॉल्यूशन के बाद पावर में आने पर ये वर्कर्स एग्जैक्टली करेंगे क्या। इसके लिए मार्क्स ने एक 10 पॉइंट प्लान देते हुए कहा है, इसमें कुछ बड़े कदम शामिल हैं, जैसे कि अमीरों की ज़मीन को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना, हैवी प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाना, मतलब कि जो जितना अमीर है उस पर उतना ज़्यादा टैक्स, फिर इनहेरिटेंस मतलब पुश्तनी जायदाद का सिस्टम कम्प्लीटली ख़त्म करना, और सारे बैंक्स, कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट को देश के पब्लिक कंट्रोल में लाना। उनका आखिरी गोल एक ऐसी सोसाइटी बनाना था जहां क्लासेस ही ना हो और जहां पब्लिक पावर का यूज़ किसी को दबाने के लिए ना किया जाए। अब एक कोट है कि इन बुर्जुआ सोसाइटी देयरफॉर द पास्ट डोमिनेट्स द प्रेजेंट, इन कम्युनिस्ट सोसाइटी द प्रेजेंट डोमिनेट्स द पास्ट। मतलब कि यहाँ मार्क्स ने पास्ट वर्ड का यूज़ जमा किए हुए पैसे, मशीन्स और कैपिटल के लिए किया है, और प्रेजेंट का मतलब है आज का ज़िंदा इंसान और उसकी लेबर। वो समझा रहे हैं कि आज के कैपिटलिस्ट सिस्टम में बेजान पैसा मतलब कि पास्ट, ज़िंदा इंसान मतलब कि प्रेजेंट की लाइफ को कंट्रोल करता है, लेकिन कम्युनिस्ट सोसाइटी में ज़िंदा इंसान और उसकी आज की ज़रूरतें उस बेजान पैसे और कैपिटल पर रूल करेंगी। इंसान की वैल्यू हमेशा प्रॉफिट और कैपिटल से ऊपर होगी। अब आज के सिचुएशन में देखें तो ऑथर का मानना है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स को अपनी मेहनत बेचनी पड़ती है ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकें और अपना जीवन चला सकें, लेकिन उनकी इसी मेहनत से ओनर्स और कंपनी के मालिक ज़्यादा पैसा, एसेट्स और पावर कमाते रहते हैं। यानी वर्कर्स काम करते हैं लेकिन उसकी मेहनत का सबसे बड़ा फ़ायदा किसी और को मिलता है। और आज के समय में एक एग्जांपल देखते हैं तो मान लो कि एक डिलीवरी राइडर किसी बड़ी फूड डिलीवरी या ई-कॉमर्स ऐप के लिए रोज़ 14 घंटे काम करता है। उसकी अर्निंग बस इतनी होती है कि वो अपना रेंट दे सके, खाना खरीद सके और अपनी बाइक की मेंटेनेंस कर सके। यानी उसकी इनकम सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी करने तक ही सीमित रहती है। उसे कंपनी में कोई ओनरशिप, शेयर्स या फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं मिलती। लेकिन राइडर जितनी ज़्यादा डिलीवरीज करता है उतना ही कंपनीज का बिजनेस और वैल्यू बढ़ती है। इससे कंपनीज के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स और अमीर होते हैं। सीधे शब्दों में देखें तो राइडर की मेहनत कंपनी की ग्रोथ में योगदान तो देती है, लेकिन वर्कर्स खुद अक्सर वहीं रहता है जहां से उसने शुरू किया था, बिना किसी बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट या ओनरशिप के। की टेक अवेज क्या है कि कम्युनिस्ट की ग्लोबल सोच, मतलब कि कम्युनिस्ट आम वर्कर्स के ही साथ हैं। बस उनका विज़न ग्लोबल है और वो शॉर्ट टर्म डिमांड्स की जगह पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को बदलना चाहते हैं। फिर आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का असली मतलब। मार्क्स किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स छीनने की बात नहीं करते हैं, वो उस कैपिटल को पब्लिक करना चाहते हैं जिसके ज़रिए ओनर क्लास आम लोगों का फ़ायदा उठाती है। फिर आता है हमारा हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना। मार्क्स कहते हैं कि अमीर क्लास ने फैमिली, एजुकेशन और नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी बचाने का टूल बना लिया है। फिर आता है हमारा 10 पॉइंट रोड मैप। वर्कर्स का फाइनल गोल पावर में आकर ज़मीन, बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक कंट्रोल में लाना और इनहेरिटेंस को ख़त्म करना ताकि एक क्लासलेस सोसाइटी बन सके। तो दोस्तों, मार्क्स ने अपना मास्टर प्लान तो बता दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे ख़त्म करनी है और पावर कैसे लेनी है, पर एक बड़ा ट्विस्ट है कि उस 19वीं सेंचुरी के टाइम पर सिर्फ मार्क्स अकेले नहीं थे जो इस दुनिया को ठीक करना चाहते थे। और भी बहुत से इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स थे जो खुद को सोशलिस्ट कहते थे और गरीबों की बात करते थे, पर मार्क्स उन बाकी सभी सोशलिस्ट से बिल्कुल नफ़रत करते थे और उन्हें पब्लिक में कम्प्लीटली रोस्ट करते थे। आखिर मार्क्स इन दूसरे रिफॉर्मर्स पर इतना क्यों भड़के हुए थे? वो लोग ऐसी क्या गलती कर रहे थे जो मार्क्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी? ये बड़ा राज हम खोलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले वीडियो का वेट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।